बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ये वाक्य है उस महान शख्सियत की जो 23 मार्च 1931 को अपने 2 अन्य साथियों के साथ खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गया, क्योंकि वह विचारों की ताकत को जानता था। उसे पता था कि इंसान मर सकता है लेकिन उसके विचार कभी नहीं मर सकते। उसने देश को आजाद कराने और समाज में दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया और इतिहास रच दिया। जी हाँ, वह शख्सियत और कोई नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह थे, जिन्होंने गोली बारूद की ताकत से अधिक ताकतवर विचारों की ताकत को माना। उन्होंने अपनी आखिरी सांस को भी देश के हित में लगा दिया। अक्सर लोग जब भी उन्हें याद करते हैं तो एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के रूप में याद करते हैं जिसके हाथ में हमेशा पिस्तौल रहती थी, जिसने हिंसा का रास्ता अपनाया। ये सच है कि भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका और गोली मारकर सॉन्डर्स का खून किया, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद कुछ और ही था। आज के इस वीडियो में हम आपको भगत सिंह के जीवन की दूसरी साइड के बारे में बताएंगे, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्टीशन के पहले हिंदुस्तान के पंजाब में स्थित और अब के पाकिस्तान में स्थित पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह बचपन से ही अपने पिता और चाचा से काफी प्रभावित थे। देश के प्रति मर मिटने का जज्बा उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगा, जो आगे चलकर उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाया जिसने देश को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई। वे बचपन से ही पढ़ाई में काफी स्मार्ट थे, इसलिए उन्होंने शुरुआती पढ़ाई के साथ साथ आगे चलकर हायर एजुकेशन भी हासिल किया। कॉलेज के दिनों से ही उनका झुकाव देश को आजाद कराने की मुहिम की तरफ बढ़ गया और वे अपने साथियों के साथ आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, आजादी। वे भारत को अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद कराना चाहते थे, इसलिए वे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बन गए, जिसे साल 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी जैसे अन्य 2 फ्रीडम फाइटर्स द्वारा फाउंड किया गया था, जिसका मकसद अंग्रेजों को देश से भगाना था। 30 अक्टूबर साल 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर आया, तब फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा सेट किए गए इस साइमन कमीशन का मेंबर कोई भी भारतीय नहीं था। खैर, आंदोलन को रोकने के लिए एसपी जेम्स ए स्कॉट ने अपने अधिकारियों को लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने मृत्यु का कारण उन्हें लगी चोटों को बताया, जिसके चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा। स्कॉट से बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें गोली मारकर उसकी हत्या करनी थी। हालांकि अच्छे से पहचान न होने की वजह से स्कॉट की जगह गलती से जेपी सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इसके बाद चरण सिंह नाम के एक हेड कांस्टेबल को भी मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वह इन चारों को पकड़ने के लिए इनके पीछे भाग रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े तो कुछ समय तक भेष बदलकर छिपने के बाद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि लोगों की आवाज को आगे तक पहुंचाना था। असेंबली में बम फेंकने के बाद सभी जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिसका मतलब लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन होता है। भगत सिंह का कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। दोस्तों, भगत सिंह के साथ साथ उनके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और आगे सुनवाई के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। वैसे ये तो रहा उनके जीवन का बस एक पहलू, जिसे लगभग सभी लोग जानते होंगे। आइए अब हम भगत सिंह के जीवन के दूसरे पहलू को समझ लेते हैं, जो आज के समय देश के लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। भगत सिंह लेनिन, कार्ल मार्क्स और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थे। उन्हें काफी तकलीफ होती थी यह देखकर कि कैसे यह समाज किसानों, मजदूरों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स और निचले तबके के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है। इन्हीं दबे कुचले लोगों के लिए वे लड़ना चाहते थे। उन्होंने भले ही देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, लेकिन वे देश को आजाद कराने से पहले समाज के दबे कुचले लोगों को सभी मुश्किलों से आजाद कराना चाहते थे। सीधे तौर पर कहें तो वे उनके प्रति हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को रोकना चाहते थे। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने अपने रिवोल्यूशनरी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया और अब उनकी पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। सोशलिज्म के साथ वे इंटरनेशनलिज्म में भी काफी विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि दुनिया के सभी लोग एक परिवार की तरह रहें, जहां हर कोई एक दूसरे को अपना माने और कोई भी अजनबी ना हो। सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ साथ मिलजुल कर रहें, यानी कि वे पूरी
पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में इमेजिन करते थे। भगत सिंह चाहते थे कि हर एक देश इंडिपेंडेंट रहे और दूसरे देश से उसकी दोस्ती बनी रहे। कोई भी देश किसी देश पर राज न करे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ब्रिटिश भारत पर राज नहीं करेंगे। उनका यह भी मानना था कि अगर हमारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हमें कुछ सही नहीं लगता है तो उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह वेद और कुरान में ही क्यों न लिखी हो। उनका कहना था कि दुनिया के सभी गरीब लोग चाहे जिस भी जाति, नस्ल, धर्म या देश के हों, सभी के वही अधिकार हैं। दोस्तों, भगत सिंह की सोच और विचारधारा अन्य फ्रीडम फाइटर से बिल्कुल अलग थी। सेकुलरिज्म को लेकर भी उनका मुद्दा साफ था। गांधी जी सेकुलर तो थे, साथ ही उनका यह भी मानना था कि सरकार धर्म को प्रमोट तो करेगी लेकिन धर्म निरपेक्षता दिखाएगी, यानी सभी धर्मों के लिए इम्पार्शियल रहेगी। जबकि भगत सिंह का सेकुलरिज्म कुछ इस तरह था कि धर्म सबका पर्सनल अफेयर है, धर्म और सरकार के बीच हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। वैसे यही सेकुलरिज्म का असली डेफिनेशन है। खैर, भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर उन्होंने नौजवान भारत सभा का जब मैनिफेस्टो लिखा था तब उसमें साफ साफ कहा था कि हम भारतीय क्या कर रहे हैं। पीपल की एक टहनी कट जाती है और हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। कागज की मूर्ति ताजिया का एक कोना टूट जाता है और अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। अरे, इंसान की जानवरों से तो ज्यादा अहमियत होनी चाहिए। और फिर यहाँ भारत में लोग पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। धर्म को लेकर उनके ओपिनियन क्लियर थे। उनका मानना था कि यदि ईश्वर ने यह संसार बनाया है तो दुनिया में इतना अन्याय और अत्याचार क्यों है, क्यों इतना दर्द और पीड़ा है। उनका ये भी कहना था कि यह कैसा न्याय है जहाँ लोगों को उनके पुराने कर्मों की सजा दी जाती है। वे आगे आर्ग्यू करते हैं कि अगर भगवान अगले जन्म में किसी को गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली बना देंगे तो वे अपने आप को कैसे सुधार पाएंगे, या फिर किसी को अगले जन्म में गरीब परिवार में पैदा कर दिया तो वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म को कैसे रोक पाएगा। अगर गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण वह अधिक निर्दयी बन गया और दोबारा से कोई अपराध कर दिया तो क्या यहाँ भगवान की गलती नहीं है। दोस्तों, वे एक नास्तिक थे। वो ना ही भगवान को मानते थे और ना ही स्वर्ग नर्क, साथ ही वह पुनर्जन्म में विश्वास भी नहीं करते थे। वे विचार को सबसे अधिक ताकतवर मानते थे, इसलिए वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। अगर आपको उनसे कुछ सीखना है तो भाईचारा, किसी पर जुल्म न करना और न होने देना, अपना उद्देश्य साफ रखना और अंदर करेज यानी हौसला बना कर रखना जैसी बातों को सीखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।